नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है बिहार में बाढ़ अथवा बिहार में बाढ़ की समस्या। यह जनरल स्टडीज़ की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि इससे रिपीटेटिव तौर पर सवाल पूछे जाते हैं, यानी एक से अधिक बार इससे सवाल पूछे गए हैं। यह आगामी जो साक्षात्कार है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में बिहार एक बार फिर से बाढ़ की समस्या से ग्रस्त है। तो आइए शुरू करते हैं बिहार में बाढ़। इसको जो है हम लोग 4 खंडों में 4 सब टॉपिक्स में बांट कर देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे बिहार में जो है नदी तंत्र, नदियों का जो संजाल है, बिहार में जो प्रमुख नदियाँ हैं उनको देखेंगे। फिर देखेंगे बाढ़ के कारण क्या क्या हैं, इसके उपाय एवं बाढ़ से होने वाले नुकसान। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो है बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है और नदियों की स्थिति यहाँ पर क्या है। तो ये रहा, इसको बिहार मान लीजिए, ये है बिहार, और इसमें इसके ऊपर इस साइड में जो है नेपाल है। ये जो बीचे बीच जो रेखा आपको दिखलाई पड़ रही है यह दरअसल गंगा नदी है, जो कि बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। गंगा नदी इसके उत्तर में उत्तरी बिहार और दक्षिण में दक्षिणी बिहार। तो हम लोग नदियों को पहले देखते हैं। उत्तर प्रदेश से घाघरा या सरयू नदी जो है आकर इधर मिलती है। पहली नदी छपरा में आकर गंगा में मिलती है। फिर है गंडक, गंडक के बाद है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो कि पश्चिमी चंपारण से इसका उद्भव होता है और ये गंगा में आकर मिल जाती है। ये बिहार की गंगा के उन सहयोगी नदियों में से, कुछ गिनी चुनी सहयोगी नदियों में से है बूढ़ी गंडक, जिसका उद्भव और अंत दोनों ही बिहार में होता है। तो पहले घाघरा, उसके बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है, नाम यद्यपि इसका बूढ़ा है लेकिन इसकी चाल जो है बहुत ही तीव्र है, और कोसी के बाद सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी क्या है, बूढ़ी गंडक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बागमती और कमला है। बागमती और कमला दोनों है कोसी नदी में मिलती हैं, और बलान नदी एक है वो कमला में आकर मिलती है। तो बागमती, कमला, बलान और कोसी नदी, और ये कोसी नदी फाइनली आकर गंगा में मिलती है। ये उत्तरी बिहार की नदियों को हम लोग देख रहे हैं। सबसे जो उत्तर पूर्व में जो नदी है वह है महानंदा नदी। इस नाम पर जो है एक एक्सप्रेस या ट्रेन भी आपको, महानंदा एक्सप्रेस, हम लोग उसको देखते हैं। तो ये हो गई उत्तरी बिहार की नदियाँ। अब हम लोग देखते हैं दक्षिणी बिहार की नदियों की क्या स्थिति है। तो एक कर्मनासा नदी है जो कि क्या करती है, वो भी गंगा में आकर मिलती है। घाघरा, गंडक और कर्मनासा, और गंगा तो है ही, ये 4 नदियां जो हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का भी निर्माण करती हैं। कर्मनासा हुआ, उसके बाद सोन है, ये रोहतास जिले में है, इस पर एक बहुत बड़ी परियोजना है। पुनपुन है, फिर उसके बाद फल्गु, क्यूल और अजय, ये नदियाँ हैं दक्षिणी बिहार की नदियाँ। और ये हो गई उत्तरी बिहार की नदियाँ। नदी तंत्र को हम लोग यहाँ पर इसलिए चर्चा इसकी कर रहे हैं क्योंकि बाढ़, बिहार में बाढ़ के पीछे क्या कारण है ये समझने में ये प्रमुख भूमिका अदा करेंगे। तो उत्तरी बिहार की जो नदियाँ हैं वो जहाँ पे नेपाल से ऊंचे हिमालय से निकल कर आती हैं, हिमालयन रिवर्स जो हैं, उत्तरी बिहार की नदियाँ क्या हैं, हिमालयन नदी हैं। वहीं दक्षिणी बिहार की जो नदियाँ हैं वो पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं और ये बरसाती नदियाँ हैं। बिहार की जो स्थिति जो है, जोग्राफिकल जो कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि गंगा जो बीचों बीच इसको बांट रही है, तो ऊपर से नीचे यहाँ पर जो है ये ढाल, इस ओर से ढाल है गंगा की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर हम जाएंगे तो गंगा की ओर ढाल है, और फिर दक्षिण से उत्तर जब जाएंगे तो इधर भी गंगा की ओर ही ढाल है। तो इस प्रकार से यह जो इलाका है पूरी तरह से एक कटोरे के समान हो जाता है, और यहाँ कई सारी नदियाँ आके मिलती हैं। ये हिमालयी नदियाँ होती हैं और ये बरसाती नदियाँ। तो ये हो गया बिहार में इन नदियों के अलावा, ये प्रमुख नदियाँ थी, इनके अलावा भी बिहार में और कई दर्जनों छोटी मोटी नदियाँ बहती हैं। तो यह हो गया बिहार का नदी तंत्र। इससे अब हमको बिहार में बाढ़ के कारणों को समझने में आसानी मिलेगी। अब दूसरा हम लोग आते हैं कि बिहार में बाढ़ का कारण। तो बिहार में बाढ़ का जो सर्वप्रमुख कारण है वह है वृक्षों का कटना। वृक्षों का कटना कहाँ पर, नेपाल में वृक्षों का कटना। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उत्तर बिहार में विशेष रूप से जब बाढ़ आता है तो इसके लिए कई सारे न्यूज़ चैनल पर, टीवी चैनल पर हम लोग नेपाल सुनते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, नेपाल में 1990 से लेकर 2002 के बीच तक जो है 1/4 वृक्ष जो है, 1/4 जंगल काट दिए गए। तो इस वृक्षों के कटने से क्या हुआ, इन वृक्षों के कटने से हुआ यह है कि जो वर्षा होता था नेपाल में, भारी वर्षा जब भी होती है
तो जो वृक्ष होते थे तो उनकी पत्तियां वर्षा की बूंदों की स्पीड को कम कर देती थी और इस प्रकार से वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन पर गिरता था और इससे क्या होता था कि अपरदन जो है, जमीन का सॉइल इरोजन जो है वो कम जाता था। पहली ये विशेषता होती थी वृक्षों के होने से। दूसरा क्या होता था कि बहुत ज़्यादा वृक्ष आच्छादित होने से, हरियाली होने से जो जमीन की जो भूजल ग्रहण क्षमता है, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर में जो रिस कर जो जाता था वो वृक्ष होने के कारण बहुत ज़्यादा जाता था। लेकिन चूंकि सारे वृक्ष समाप्त हो गए, हरियाली खत्म हो गई, तो जो वर्षा का जल होता था वो बहुत तेजी से बहकर जाता था। तो इससे एक बार फिर से अपर्दन होता था। अपर्दन इन दोनों कारणों से, वृक्षों के कटने से फिर क्या हो गया कि न तो वो पत्तियां बची, वृक्ष बचे जो कि वर्षा के जल की गति को धीमी करे, और ना ही जो है उनकी गति भी नहीं धीमी हुई, और न ही जो है कि वो अंडरग्राउंड वाटर में ही तब्दील हुए। और वो क्या हुआ कि जब भी वर्षा नेपाल में होती है तो वृक्षों के कटाव के कारण जो है होता क्या है कि वो जो जल है बहुत तेज गति से बहते हुए बिहार, उत्तरी बिहार के नदियों में आता है और इस प्रकार से उत्तरी बिहार में बाढ़ का कारण बनता है। तो पहला कारण है नेपाल में वृक्षों का कटाव, जो कि 1990 से 2002 के बीच 1/4 जंगल वहाँ पर साफ कर दिए गए। दूसरा जो है भौगोलिक अवस्थिति, बिहार की भौगोलिक अवस्थिति, इसीलिए मैंने ये नदी तंत्र समझाया था या इस पर हमने चर्चा की थी। बिहार की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर उत्तर बिहार के ऊपर जो है ऊंचा इलाका है और वहाँ से नदी का जल जो आता है वो बहुत तेज़ी से आता है, बहुत तेज़ी से तीव्र ढाल से आता है और अचानक से जो है उसको यहाँ मैदानी इलाका मिलता है। उत्तरी बिहार में क्या मिलता है? मैदानी इलाका। पहाड़ से बहुत तेज़ी से आया, तेज़ी से आने के कारण बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव किया, अपर्दन किया और अपने साथ जो है बहुत ज़्यादा अपर्दन के तत्वों को लेकर वो बढ़ता है। लेकिन अचानक से उसको मिल जाता है मंद ढाल, तीव्र ढाल से अचानक से मिलता है बहुत ही मंद ढाल। इससे होता क्या है कि गाद इकट्ठा होने लगता है और नदी का जो जल है वो फैल जाता है और इस कारण से वो बाढ़ का कारण बनता है। तो ये तो हुआ उत्तर। और दक्षिण में भी जो मैंने बताया था कि यहाँ पर बरसाती जो नदियाँ हैं ये भी जो हैं मिट्टी वगैरह काट कर ले जाते हैं और क्या करते हैं? बाढ़ का कारण बनते हैं। तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति कुछ इस प्रकार से है जो कि इसके बाढ़ के मतलब बाढ़ बिहार में हर साल बाढ़ आते रहता है, भौगोलिक अवस्थिति। अब तीसरे आते हैं नदियों का बड़ा जलग्रहण क्षेत्र। वाटर इनकैचमेंट एरिया जो है इन क्षेत्र की नदियों का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उत्तरी बिहार की, विशेषकर उत्तरी बिहार की नदियों का। और सबसे ज़्यादा बड़ा वाटर इनकैचमेंट एरिया तो गंगा का ही है, जिसने 70 के दशक में पटना इत्यादि में भीषण बाढ़ की तबाही लाई थी। तो वाटर इनकैचमेंट एरिया जो है बहुत अधिक होने के कारण क्या हुआ कि जो पानी थोड़ी सी भी वर्षा होती है, वाटर इनकैचमेंट एरिया यानी कि जो एक नदी है, प्रमुख नदी है, उसकी छोटी छोटी कई धाराएं उसमें आकर मिलती हैं, तो जितने ज़्यादा दूर से वो मिलता है तो थोड़ी सी भी वर्षा होती है तो वाटर इनकैचमेंट एरिया बहुत बड़ा होने के कारण, जल ग्रहण क्षमता बहुत अधिक होने के कारण, थोड़ी सी वर्षा के कारण इन नदियों में जो है पानी में उफान आ जाता है और इस कारण से ये क्या करते हैं? बाढ़ का कारण बनते हैं। तो बिहार में बाढ़ का तीसरा प्रमुख कारण है नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र जो है, वाटर इनकैचमेंट एरिया है, वो बहुत बड़ा है। और चौथा एक प्रमुख कारण एक और है बिहार में बाढ़ का, भूजल का स्तर। उत्तरी बिहार में देखते हैं हम लोग की नदी है, बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, इस कारण से उत्तरी बिहार में जो भूजल का स्तर है वो क्या है कि बहुत ऊपर है, यानी कि बहुत गहराई में, बहुत कम ही खोदने पर आपको क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। तो इससे होता क्या है कि जब भी बरसात होती है या बहुत तेज़ी से जब बाढ़ इत्यादि का जब पानी ऊपर से आता है तो होता क्या है कि पृथ्वी की या ज़मीन की, उत्तरी बिहार की जो ज़मीन है, भूमि है, उसको क्या है? पानी को सोखने की क्षमता कम होती है, क्योंकि बहुत ही कम गहराई पर नीचे पहले ही से पानी है। तो पानी की सोखने की क्षमता जो है वो कम होने के कारण जो है ऊपर ही पानी बहता रहता है और वो बाढ़ का कारण बनता है। यानी कि भूजल, उत्तरी, विशेष रूप से उत्तरी बिहार में भूजल स्तर का ऊंचा होना भी एक बाढ़ का प्रमुख कारण है। दक्षिणी बिहार में भूजल स्तर बहुत ही नीचे है, उत्तरी बिहार के लिए बात की जा रही है। अब हम लोग बाढ़ के कारणों में एक और है समन्वय व पूर्वानुमान का अभाव। बिहार हम लोग देखते हैं जब भी बाढ़ आती है, न्यूज़ चैनल पर भी देखते हैं, नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, उस पर दोषारोपण शुरू हो जाता है। नेपाल बोलता है कि हमारे पास
कोई भी जलाशय इतना बड़ा जलाशय नहीं है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा करते हैं और आपको छोड़ते हैं तो आपके यहाँ बाढ़ आ जाता है। यानी सभी एक दूसरे के ऊपर बिहार नेपाल पे, नेपाल बिहार पे दोषारोपण करते हैं। तो यह क्या दर्शाता है? एक दूसरे के प्रति समन्वय का अभाव है। यानी कि अगर नेपाल जो है, अगर उसके यहाँ जो मौसम की स्थिति है, बरसात वगैरह हो रहा है, अगर उसकी जानकारी हमें पहले दे दे तो उससे क्या होगा कि हम लोग बाढ़ से बचाव कर सकते हैं। तो यह करने के बजाय क्या होता है कि समन्वय नहीं है, एक दूसरे में तालमेल का अभाव है। और क्या है, पूर्वानुमान जो है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने की जो है व्यवस्था भी अभी कुछ दिन पहले तक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। भारी वर्षा इत्यादि का प्रेडिक्शन जो है विशेष रूप से नेपाल इत्यादि में नहीं हो पाता था। समन्वय की कमी को हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि नेपाल जो है ट्विटर पर जो है क्या करता है कि मौसम का जो है पूर्वानुमान इत्यादि या वर्षा जो है कहाँ कहाँ भारी वर्षा इत्यादि हुई, इसकी जानकारी वो दे देता है ट्विटर पर, वो प्रति हमेशा जो है उसको अपडेट करता है। लेकिन जो हमारे उत्तर बिहार के कई सारे जो अधिकारी हैं तो वो क्या करते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, संभवतः सीरियसली नहीं लेते हैं। इसी कारण से भी बाढ़ से होने वाले जो नुकसान हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो समन्वय और क्या है, पूर्वानुमान का अभाव भी उत्तरी बिहार में विशेष रूप से बाढ़ का कारण बनता है। अब हम लोग आते हैं कि बिहार में बाढ़ का एक और कारण जो है वो बड़ा अजीबोगरीब कारण आपको लग सकता है, लेकिन यह सही है, तटबंधों का निर्माण। एक रिसर्च के अनुसार ऐसा देखने में आया है कि जो तटबंध बनाए जाते हैं, तटबंधों का निर्माण क्यों किया गया? बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंधों का निर्माण किया गया। लेकिन ऐसा जो आंकड़े बतलाते हैं कि तटबंधों के निर्माण के बाद से क्या है कि बाढ़ की फ्रीक्वेंसी में और उसकी जो भयावहता है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो तटबंधों का निर्माण भी बिहार में बाढ़ का कारण है। इसके पीछे कारण क्या है? तटबंध जो हैं वो कैसे बाढ़ लाते हैं? तो देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि उत्तरी बिहार की नदियां हिमालय से ऊंचे स्थान से उतर कर आती हैं। उधर जंगल जो है नेपाल वगैरह में कट गए तो बहुत तीव्र अपरदन करती हैं। एक तो ऊंचाई से आती हैं इसलिए अपरदन करती हैं, और दूसरा जो है जंगल के अभाव के कारण जो है इसलिए भी अपरदन करती हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करती हैं, वो गाद इत्यादि लेकर आती हैं। और क्या होता है कि यहाँ जो आती है तीव्र गति से आते हुए, जैसे ही आती है उसको मैदान मिलता है तो गाद जमा कर दी जाती है और पानी क्या है, फैलता है। तो तटबंधों के निर्माण से होता क्या है, जैसे एक नदी मान लीजिए यह है, यहाँ से नदी बहते हुए जा रही है, यह तटबंध है। तो तटबंधों के निर्माण से होता क्या है कि नदी के दोनों ओर हमने तटबंध बना दिए, तो जो पानी पहले जो है फैल जाता था गाद जमा होने के कारण, तो वो अब फैलता नहीं है, धीरे धीरे गाद जो है जमता जाता है और नदी के तल में, और क्या है, नदी का तल जो है छोटा होता जाता है और इसको स्पील ऑफ करके पानी बाहर आ जाता है और ये बाढ़ का कारण बनता है। तटबंध बनने से एक और बहुत बड़ा नुकसान यह हुआ कि ये जो नदियां हुआ करती थी पहले, तटबंध जब नहीं थे तो छोटी छोटी इसमें कई धाराएं जो हैं प्रस्फुटित हो जाती थी, और इनसे क्या है कि जो जल है, वर्षा का जो जल है वो अलग अलग क्षेत्रों में, तटबंध नहीं होने के बाद, तटबंध नहीं होने की स्थिति में अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा का जल बढ़ जाता था। तो इससे जो है नदी में बहुत ज़्यादा जल नहीं होता था। साथ ही साथ जो है तटबंध नहीं होने की स्थिति में जो है क्या होता था कि यहाँ तटबंध है तब तो अभी लगातार गाद जम रहा है, लेकिन तटबंध नहीं होने की स्थिति में क्या है कि नदियों के जो गाद हैं वो एक बार आया और वो बिखर जाता था। इससे क्या होता था कि ज़मीन उर्वर बनी रहती थी। लेकिन तटबंधों के आने के बाद क्या हुआ कि नदी में ये जो छोटी छोटी अवनलिकाएँ हैं वो बंद हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि तटबंध बन गए, छोटे छोटे धार प्रस्फुटित होते थे वो नहीं होने लगे। और साथ ही साथ तटबंध बनने के कारण क्या है कि यहाँ पर जो है नीचे गाद जमने लगा, और गाद जमने के कारण जो कहीं तटबंध कमज़ोर हुए और टूटे, तो होता क्या था कि जो गाद पहले सिल्ट जो है पहले उर्वर ज़मीन का कारण बनती थी, वो अब क्या बन गई, अचानक तटबंध के टूटने के कारण जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से बालू इत्यादि निकलता था अचानक से, और क्या होता था कि आसपास के इलाकों को इसने बंजर बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए 1954 में जहाँ तक बिहार में जो है 25 लाख हेक्टेयर जो है जो भूमि है वो बाढ़ प्रभावित थी। 1954 में ही बाढ़ नियंत्रण के लिए एक आयोग इत्यादि का आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का संभवतः गठन 1954 में किया गया, और 1994 तक जो पहले 25 लाख हेक्टेयर बिहार में जो प्रभावित था, बाढ़ प्रभावित, तटबंधों के निर्माण के साथ ही साथ वो बढ़ता गया, और 1994 आते आते ये 68 लाख हेक्टेयर जो है
क्षेत्र क्या है, बाढ़ से प्रभावित हो गया। तो बिहार में बाढ़ का कारण विशेषज्ञों का एक वर्ग जो है वो बतलाता है कि तटबंधों का निर्माण भी है। अब हम लोग देखते हैं सातवां और प्रमुख एक और अंतिम कारण, इसके अलावा भी और भी कई सारे छोटे मोटे कारण हैं बिहार में बाढ़ के। सातवां कारण जो है वह है छोटी छोटी नदियों के तल पर निर्माण। जैसा कि मैंने बताया, इन प्रमुख नदियों के अलावा भी छोटी छोटी कई सारी नदियां हैं जो अवनलिकाएं प्रस्फुटित होती थी। तो हमने क्या किया, समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता गया। हम जानते हैं कि बिहार में जो है प्रति स्क्वायर किलोमीटर अभी जो है जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे अधिक है पूरे देश में, राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं। तो क्या है कि जैसे जैसे हमें ज़मीन की ज़रूरत महसूस हुई, हमने छोटी छोटी नदियों के तलों पर क्या किया, हमने निर्माण कार्य शुरू कर दिया और हमने उसमें अपने घर बना लिए और भी काफ़ी कुछ निर्माण इत्यादि उस पर कर लिया, सड़क बना दिया उससे कि बीचों बीच। इससे क्या हुआ कि जो वो नदियाँ तो कुछ समय के लिए सूख गई, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन ऐसी स्थिति भी आई कि जब बहुत भयंकर वर्षा हुई या बहुत तेज़ वर्षा हुई तो ये जो छोटी छोटी नदी तल थे, वो नदी जो छोटी छोटी सूख गई थी वो फिर से अपने अस्तित्व में आ गई और उन्होंने क्या किया कि बाढ़ का वो कारण बनी। तो ये बाढ़ का कारण था कि बिहार में बाढ़ के क्या क्या कारण हैं। बिहार में बाढ़ के कारणों में हमने देखा, नेपाल में जो है क्या वृक्षों का कटना, बिहार की भौगोलिक स्थिति, तटबंधों का बहुत ज़्यादा निर्माण, और इसके अलावा हमने देखा नदी तल पर निर्माण, छोटी छोटी नदियों के समन्वय और जो है आपसी समन्वय का अभाव, और समन्वय के आधार पर जो सूचनाएं जो है उनका सही आदान प्रदान तो नहीं किया गया, उन पर सही ढंग से क्रियान्वयन का अभाव, भूजल स्तर उत्तरी बिहार का ज़्यादा ऊपर होना, और इसके अलावा नदियों का बड़ा जलग्रहण क्षेत्र। तो ये थे कारण। पहले हमने देखा नदी तंत्र, जिसके अंतर्गत हमने प्रमुख नदियों को देख लिया, फिर कारण हमने देखा। अब आते हैं कि ठीक है, बिहार में बाढ़ आ रहा है, हर साल बाढ़ आ रहा है, तो इस बाढ़ से बचाव का उपाय क्या है। तो उपाय को हम लोग दो भागों में वर्गीकृत करके देख सकते हैं, और जो आगामी इंटरव्यू है, जो आगामी साक्षात्कार हैं, उसमें इसी उपाय पर ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आपसे यही सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि बिहार में बाढ़ के कारण क्या है। हालांकि यह सवाल भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर यह सवाल पूछा जाएगा तो साथ ही साथ यह भी पूछा जाएगा कि बिहार में जो हर साल बाढ़ आता है तो उससे बचाव के उपाय जो हैं क्या हैं। उपाय आप बताइए, क्या क्या उपाय आप सुझाएंगे। तो हम लोग उपायों को दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक तो है दीर्घकालिक उपाय, दूसरा है अल्पकालिक उपाय। कोई भी समस्या, कोई भी मुसीबत इस तरह की आती है तो दो प्रमुख उपाय होते ही हैं। तो हम लोग दोनों को यहाँ पर एक ही रूप में लेकर चलते हैं, उपाय में दीर्घकालिक और अल्पकालिक। अल्पकालिक में तो पहला यही हो सकता है कि बिहार और नेपाल में जो है समन्वय जो है, ये समन्वय का जो अभाव था, तो समन्वय, आपसी समन्वय स्थापित किया जाए। उपाय में पहला क्या उपाय हो सकता है, आपसी समन्वय और तालमेल जो है विविध विभागों के बीच, सिर्फ बिहार और नेपाल के बीच ही नहीं, बिहार के ही विविध जो विभाग हैं इससे जुड़े हुए, उनके बीच एवं बिहार एवं नेपाल के बीच आपसी समन्वय सही ढंग से विकसित किया जाए। मौसम पूर्वानुमान की जो तकनीक है उसमें सुधार किया जाए। साथ ही साथ जो है नेपाल में बड़े जलाशय का निर्माण किया जाए। नेपाल बार बार कहता है कि हमारे पास इतना कोई बड़ा जलाशय नहीं है। आप लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि हमारी वजह से बिहार में बाढ़ आता है, बिहार में बाढ़ आता है। हमारे पास कोई इतना बड़ा जलाशय नहीं है कि उसको हम खोल दे तो आपके यहाँ बाढ़ आ जाए। तो इसका उपाय यही है कि नेपाल में एक बहुत बड़े जलाशय या कई बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाए। उपाय में पहला उपाय समन्वय, और दूसरा उपाय है मौसम इत्यादि से जुड़े जो विभाग हैं, मौसम पूर्वानुमान में उसमें जो है उन्नति करना। तीसरा, नेपाल में जो है बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण, जिससे कि वहाँ बहुत तेज़ वर्षा हो तो उस जल ग्रहण जो है, उसका जो जल है उन जलाशयों में एकत्रित किया जाए। इसके साथ ही साथ नेपाल में बड़े बड़े डैम्स इत्यादि का भी निर्माण किया जा सकता है। लेकिन चूंकि नेपाल एक राष्ट्र है तो इसके लिए क्या करना होगा, भारत सरकार और नेपाल के बीच आपसी समन्वय और समझौता, नेपाल के साथ मिलकर एक समन्वित कार्य योजना का निर्माण हमें करना होगा इसमें उपाय में। इसके अतिरिक्त जो है तटबंधों का निर्माण, जैसा कि मैंने यहाँ पर निगेटिव में बताया था बाढ़ का कारण तटबंध, लेकिन विशेषज्ञों का यह एक वर्ग ऐसा मानता है। दूसरा जो वर्ग है वो बताता है कि तटबंध जो हम लोग बनाते हैं, नीदरलैंड इत्यादि का उदाहरण देते हैं, तटबंध जब हम बनाते हैं तो तटबंध से निश्चित रूप से जो है क्या है, बाढ़ की विभीषिका को रोका जा सकता है। तो उपाय में किया है तटबंधों का निर्माण भी एक उपाय है। और एक जो प्रमुखतम उपाय है वह है नदी जोड़ो परियोजना। जो कई सारी नदियां हैं
जो यहाँ पर देखिए उत्तरी बिहार में क्या है, पेरेनियल रिवर है, वर्ष भर जो है इनमें जल होता है और एक खास मौसम में यानी बरसात के मौसम में इनमें जल बहुत ज़्यादा होता है। वहीं दक्षिणी बिहार की जो नदियाँ हैं इनमें क्या है, एक निश्चित मौसम में जल होता है और ये बरसाती नदियां हैं और ये आमतौर पर वर्ष भर सूखी रहती हैं। तो नदी जोड़ो परियोजना भी क्या है, उपाय दीर्घकालिक उपाय के अंतर्गत आएगा। इसमें करना क्या है कि जो वाटर सरप्लस वाला एरिया है, वाटर सरप्लस वाली जो रिवर है उसको जोड़ दिया जाए, किससे, वाटर डिफिसिट वाला जो रिवर है उससे जोड़ दिया जाए और इसकी नदी के पानी को उस नदी के पानी में पहुंचा दिया जाए। कोसी मेची लिंक परियोजना जो भी बिहार में हुई भी थी, तो जो 5वां उपाय है इसका बिहार में जो हर साल बाढ़ आती है उसको दूर करने का, नदी जोड़ो परियोजना। यद्यपि नदी जोड़ो परियोजना जो है आपस में नदियों को जोड़ने को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं और इसको एक अलग से वीडियो में मैं उस पर डिस्कस करूंगा कि जो नदी जोड़ो परियोजनाओं के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक उपाय है नदियों को जोड़ना। और फिर इसका बिहार में जो बाढ़ से बचाव का एक उपाय है वह है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वर्षा के जल जब बहुत वर्षा होती है तो वृक्ष जो रहेंगे तो क्या करेंगे, वो वर्षा के जल की गति को धीमी करेंगे, जिससे कि इरोजन, सॉइल इरोजन कम होगा। साथ ही साथ जो है ज़मीन का जो है क्या कहते हैं, ज़मीन के जल को ग्रहण करने की यानी भूजल स्तर में जो है क्या करेगा, उससे वृद्धि होगी और पानी जो है अचानक से तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो एक और उपाय है वृक्षारोपण। इसके साथ ही साथ जो है एक और उपाय यह हो सकता है कि हम लोग कई उपयुक्त स्थानों की पहचान करें और वहाँ पर क्या करें, चेक डैम्स इत्यादि बनाएं, बांध इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है। उन बांधों से पनबिजली भी बनाई जा सकती है और साथ ही साथ जो है बाढ़ से हमारा बचाव भी किया जा सकता है। तो उपाय के अंतर्गत यही दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपाय, जिसके अंतर्गत 6 उपाय मैंने आपको बताए। 6 उपाय क्या है, वृक्षारोपण है, नेपाल के साथ समन्वित कार्य योजना पर काम करना, नेपाल में बड़े बड़े जलाशयों का, बड़े बड़े डैम्स का निर्माण करना, ये कुछ प्रमुख उपाय थे। साथ ही साथ तटबंधों का निर्माण करना, नदियों को जोड़ना, ये हैं उपाय में। अब हम लोग आते हैं नुकसान पर चर्चा करने की बहुत ज़्यादा मैं यहाँ आवश्यकता इसलिए भी नहीं समझता कि बाढ़ से क्या क्या नुकसान है ये हम सबको पता है। जान माल का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान, आर्थिक क्षति तो होती ही है। साथ ही साथ जो है घर वगैरह इत्यादि बह जाते हैं, आर्थिक नुकसान हुआ, जानवर हैं और इंसान है इसमें डूबकर मर जाते हैं, ये क्या हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। इसके साथ ही साथ जो है वर्षा का जल जब गुजर कर चला जाता है, जब बाढ़ का पानी जब उतर कर चला जाता है तब वहाँ पर कई सारी महामारियाँ इत्यादि फैल जाती हैं। तो ये सब इससे नुकसान है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बाढ़ के कारण तबाह हो जाता है, जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। आप देखते होंगे कि क्या बह जाता है, पूरा का पूरा रोड बह जाता है, रेल बह जाता है, संचार के साधन, आवागमन के साधन ठप हो जाते हैं। तो इससे यह नुकसान और ये प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बिहार में बाढ़ की समस्या को हमने देखा। अब नदी जोड़ो, इसमें एक हमने देखा था टॉपिक, उसको अगले वीडियो में अलग से उसके प्रोज एंड कॉन्स पर चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से 1 मिनट में इसको रिवाइज हम लोग कर लेते हैं कि बिहार में बाढ़ की समस्या में क्या है। हमने पहले देखा नदी तंत्र, यानी बिहार में नदियों का तंत्र कैसा है, उत्तरी बिहार की नदियाँ और दक्षिणी बिहार की नदियाँ। उत्तरी बिहार की नदियाँ बरसाती, ये पेरेनियल रिवर है, दक्षिणी बिहार की नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं। प्रमुख नदियों को हमने देखा। उसके बाद हमने देखा बिहार में बाढ़ के कारणों को मैंने बताया। उसके बाद उपाय और नुकसान। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, आपको यह उपयोगी लगे तो कृपया इसको अपने मित्रों को दिखलाएं। इसको मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।